बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत तो आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम लोग 9th क्लास बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेसिक स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इन स्टेप्स में से एक स्टेप ऑब्जर्वेशन जो है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो आज हम लोग जो है वो इसके सेकंड स्टेप से डिस्कस करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। हाइपोथेसिस, इसकी जो डेफिनेशन है ये आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर रेक्टेंगल के अंदर बोल्ड होती हुई नजर आ रही होगी। ये इसकी डेफिनेशन है जिसे आप अपनी बुक के ऊपर मार्क कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि हाइपोथेसिस है क्या। हाइपोथेसिस याद रखिएगा कि जब भी बायोलॉजिस्ट जो हैं हाइपोथेसिस को बनाने के लिए अपनी बनाई हुई ऑब्जर्वेशंस या फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन जो उन्हें किसी दूसरे सोर्स से ऑब्जर्वेशंस मिली हो या डाटा मिला हो, उनकी बेस के ऊपर एक जो है वो हाइपोथेसिस वो बना लेते हैं और ये हाइपोथेसिस जो है वो इनकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। यानी कि अगर हम आपकी बुक की वर्डिंग की बात करें तो वो कहता है कि बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज हिज हर एंड अदर्स ऑब्जर्वेशंस, यानी वो अपनी ऑब्जर्वेशंस और दूसरों की बनाई हुई ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करता है इनटू अ डाटा फॉर्म, एक डाटा फॉर्म के अंदर, एंड कंस्ट्रक्ट्स अ स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट बनाता है that may prove to be the answer of the biological problem under the study। यानी कि जो हम लोग जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ये उसका आंसर हो सकता है। मींस इट इज नॉट श्योर, इट इज नॉट 100% कंफर्म कि यही इसका सोल्यूशन है, बट इट मे बी अ सोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम, इट मे बी अ आंसर ऑफ आवर प्रॉब्लम। तो फिर हम इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है: The tentative explanation of observation is called hypothesis. It may be defined as a proposition that may be true। यानी कि ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है जो हमने ऑब्जर्वेशन से बना ली, यानी जो ऑब्जर्वेशन हमने की है हमने जस्ट उसमें से एक स्टेटमेंट बाहर निकाली है जो कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, और हम उसी स्टेटमेंट को, उसी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन को हाइपोथेसिस डिक्लेयर करेंगे। अब ये हाइपोथेसिस हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, यानी हो सकता है कि ये जो हमारी जो प्रॉब्लम है ये उसका वाकई ही ये सॉल्यूशन और हमारा हाइपोथेसिस ट्रू हो। अब बेटा हाइपोथेसिस को बनाते वक्त इसकी कुछ यानी कि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें ज़हन में रखनी होती हैं। यानी कि हम कई तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो बना सकते हैं, लेकिन उनमें से कौन सी स्टेटमेंट को हम इंपॉर्टेंस देंगे या कौन सी स्टेटमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे ये डिपेंड करता है एक अच्छे हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट कैटेगरी के अंदर बोर्ड में अक्सर आया हुआ है, जिसका आंसर ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रेक्टेंगल के अंदर बोल्ड होते हुए देख रहे हैं। ये इसके पॉइंट्स के अंदर आपको इसके जो है वो आंसर मेंशन करना होगा। अब बात करते हैं कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें एक अच्छे हाइपोथेसिस के अंदर मिल जाती हैं। तो एक अच्छे हाइपोथेसिस के अंदर जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं उसमें नंबर 1 है कि इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, कि ये जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। यानी कि ये कोई प्रॉपर किसी भी लॉ की या थ्योरी की कोई स्टेटमेंट ना हो, इट इज जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट, इट इज अ जनरल स्टेटमेंट जो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन से बना ली। नंबर 2 सेकेंड पॉइंट है कि इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। ये जिस एक ख्याल होना चाहिए कि भाई ये इसका सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। टेंटेटिव आइडिया मीन कि ये जस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि ये हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। नंबर 3 कि इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। इस स्टेटमेंट को जितना हो सकता है हमें सिंपल रखना होगा ताकि दूसरे साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो हैं जो इस प्रॉब्लम के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं वो भी इस स्टेटमेंट को समझ पाएं कि ये स्टेटमेंट क्या है और इस स्टेटमेंट में वो क्या कहना चाह रहा है। नंबर 4 ये जो ऑब्जर्वेशन हमने बनाई हुई हैं और जो स्टेटमेंट हमने इससे बनाई है जिसे हम हाइपोथेसिस कह रहे हैं, ये आपकी उन्हीं ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। मींस कि अगर आपने ऑब्जर्वेशन जो है, ठीक है, वो वाटर के बारे में की हुई है तो आप हाइपोथेसिस एयर के बारे में नहीं बना सकते, यानी आपको वाटर से रिलेटेड ही हाइपोथेसिस बनाना होगा। तो आपका ये हाइपोथेसिस जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन जो है उनसे रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके पास कि इट शुड बी अ टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफाइबल, कि आप इसे टेस्ट कर सकते हो और इसे गलत या सही साबित किया जा सकता हो। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे हाइपोथेसिस की। अब यहाँ पर हम एक और टर्म भी डिस्कस करेंगे जो आपको साइड बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग। ये रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली साइंटिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस को बनाते हुए रीजनिंग का भी इस्तेमाल करते हैं।
रीजनिंग का मतलब क्या है, तो आइए जरा हम इसको समझते हैं। तो रीजनिंग का हाइपोथेसिस में एक बहुत ही अहम रोल होता है। रीजनिंग का मतलब है, रीजनिंग मीन्स टू बिलीव ऑन अदर्स हाइपोथेसिस विदाउट एक्सपेरिमेंट्स, कि आप दूसरों के बनाए हुए हाइपोथेसिस के ऊपर बिलीव कर लेते हैं विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट। जैसे कि मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं कि क्या करेंगे कि अगर आप अपने इर्द गिर्द एक सांप देख लें, एक स्नेक देख लें, ठीक है। इफ यू सी आ स्नेक नियर बाय, सो व्हाट यू डू, आप क्या करेंगे? मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं, तो आप जरा सोचें इसके ऊपर कि आप अगर कोई सांप देखते हैं तो आप क्या करते हैं। तो बेसिकली इसका एक ही आंसर होगा कि आप फौरी तौर पर वहां से भागना शुरू कर देंगे, ठीक है। कि जैसे ही आप अपने कहीं भी करीब पे कोई स्नेक देखते हैं तो आप भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि स्नेक जो है उनमें पॉइजन होता है, अगर वो काट लेते हैं तो उससे डेथ हो सकती है। तो आप अपनी जान बचाने के लिए फौरी उस एरिया से भाग जाएंगे। तो ये आपने क्या किया, आपने रीजनिंग यूज की है, आपने दूसरों के बनाए हुए हाइपोथेसिस को बिना एक्सपेरिमेंट के बिलीव कर लिया। तो जी स्टूडेंट्स, ये है रीजनिंग का कॉन्सेप्ट। इसी तरह आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि जहां पर आप हाइपोथेसिस जो है उसको बार बार टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप रीजनिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल देख पा रहे होंगे कि जितने भी प्लांट्स ग्रीन होते हैं दे शुड हैव अ क्लोरोफिल इन देयर लीव्स, जिसकी वजह से वो ग्रीन होते हैं एंड दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब जाहिर बात है कि जहां पर भी आप प्लांट हैं, आपके पास दुनिया में लाखों प्लांट्स हैं, कई वैरायटीज हैं इसकी। अब आप एक एक प्लांट के एक एक लीफ को चेक नहीं करेंगे कि इनमें क्लोरोफिल है या नहीं है। तो डेफिनेटली जब आपने 3-4 प्लांट्स के ऊपर या मैक्सिमम 100 प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर लिया एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स, तो आप फिर रीजनिंग बना देते हैं कि आप दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनका जो भी ग्रीन पोर्शन है उसमें क्लोरोफिल होगा। तो यहाँ पर भी आप रीजनिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये एक रीजनिंग का कॉन्सेप्ट था जो आपको पेपर में आ सकता है, या वैसे आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है डिडक्शन के बारे में। डिडक्शंस है क्या? डिडक्शन हम लोग कहते हैं कि बेसिकली जब हम लोग एक हाइपोथेसिस को सही मान लेते हैं तो फिर हम उस हाइपोथेसिस से कुछ लॉजिकली रिजल्ट जो हैं वो हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि ये रिजल्ट्स इससे हमें मिलने चाहिए। वही स्टेटमेंट्स आपके पास डिडक्शंस कहलाएंगी। Generally in a biological method, if a particular hypothesis is true, then one should expect deductions as certain results. This involves the use of if-then logic. आप if-then logic को लगाकर उससे certain results बना लेते हैं। कुछ results जो हैं वो आप प्रोड्यूस करेंगे जो कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकते हैं। आप उसी स्टेटमेंट को डिडक्शन का नाम देते हैं। तो डिडक्शंस हैं क्या, इसकी डेफिनेशन वो आपसे कहता है कि deductions are logical consequences of hypothesis. For this purpose, hypothesis is taken as a true and expected results deductions are drawn from it. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रॉब्लम लेकर अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करते हो, ठीक है। अब आपका फ्रेंड जो है वो आपको उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन बता देता है कि भाई ये आप कर लो, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब आप जैसे ही वो सोल्यूशन सुनते हैं तो पहले आप उससे रिजल्ट्स ध्यान में ले आएंगे कि भाई अगर मैं आपके सोल्यूशन पर अगर मैं इसके ऊपर अमल कर लूं तो फिर मुझे ये नुकसान तो नहीं होगा या मुझे ये बेनिफिट होगा। तो मीन्स कि अभी आपने उसकी बात को सुना है, अभी आपने उसकी उस सोल्यूशन को सुना है, तो उससे आपने पहले ही रिजल्ट्स जो हैं वो निकाल लिए कि अगर मैं इस सोल्यूशन को अडॉप्ट करता हूं तो मुझे फिर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है या मुझे ये बेनिफिट हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट्स डिडक्शंस के मीनिंग में आती हैं, हम इन्हें डिडक्शंस कहेंगे। तो बेटा आपके पास जो एक बायोलॉजिकल मेथड है इसमें डिडक्शन जो है वो एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जो हमने यहाँ हाइपोथेसिस बनाया है उसे हम रिजल्ट्स इसी की बेस पर बना लेते हैं और फिर हम आगे ले जाएंगे उनको एक्सपेरिमेंट्स की तरफ। अब जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो है एक्सपेरिमेंट्स का। एक्सपेरिमेंटेशन, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो रेक्टेंगल में देख सकते हैं कि आपने यहाँ से इसकी सारी मार्किंग करनी है, ये एज इट इज सेम हेडिंग में आएगा। अब बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो क्यों जरूरी हैं। एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली इसलिए जरूरी हैं बायोलॉजिकल मेथड के अंदर कि एक्सपेरिमेंट्स की मदद से ही आप ये बता पाएंगे कि आपने जो हाइपोथेसिस सिलेक्ट किया है क्या वो सही है या फिर वो गलत है। जी स्टूडेंट्स, विदाउट एक्सपेरिमेंट आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं कर सकते।
तो एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स लाजमी करना होंगे। आपकी बुक की वर्डिंग कहती है biologists perform experiments to see if hypotheses are true or not. The deductions which are drawn from hypotheses are subjected to rigorous testing. Through experimentation, biologists learns which hypothesis is correct. जी, अब वो क्या कह रहे हैं कि आपके जितने भी biologist हैं वो तमाम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे एक हाइपोथेसिस को ट्रू और नॉट ट्रू यानी सही या गलत प्रूफ करने के लिए। अब उस पर्पस के लिए आप हाइपोथेसिस से डिडक्शंस बना लेते हैं और फिर उसको कई तरह के टेस्टिंग से गुजारते हैं ताकि आप ये जान सकें कि कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा हाइपोथेसिस सही है और कौन सा हाइपोथेसिस गलत है। तो जी स्टूडेंट्स, ये आप एक्सपेरिमेंट्स इस पर्पस के लिए कर रहे हैं। अब अगर तो आपका हाइपोथेसिस इनकरेक्ट होता है यानी आपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म किए और जो डिडक्शन से आप रिजल्ट्स जो हैं आप प्रेडिक्ट कर रहे थे कि भाई ये रिजल्ट्स मुझे मिलने चाहिए, अगर वो रिजल्ट्स नहीं मिलते तो आपका हाइपोथेसिस गलत है। तो फिर आप क्या करते हैं कि आपका अगर हाइपोथेसिस गलत होगा तो फिर आप एक नए हाइपोथेसिस को सिलेक्ट करेंगे और अगर आपका हाइपोथेसिस सही साबित होता है तो फिर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे फर्दर टेस्टिंग के लिए आगे ले जाएंगे। तो जी, अब वो आपकी बुक की वर्डिंग क्या कह रही है कि इन द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड and the one which proves correct is accepted. An accepted hypothesis makes further predictions that provide an important way to further test its validity. ये आपकी बुक की वर्डिंग आपको कह रही है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या होता है, आप टेस्ट करते कैसे हैं। तो याद रखिएगा, टेस्ट के लिए हमें कंट्रोल ग्रुप को पहले समझना होगा और इसके एक एग्जांपल और व्हाट इज कंट्रोल ग्रुप, ये एज इट इज एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो एक साइड बॉक्स में ब्लू पोर्शन के अंदर दिया गया है। आप इसको यहीं से मार्क करेंगे और यही चीज आपने एज इट इज लिखनी है, इसी में इसकी एग्जांपल भी गिवन है। तो आइए जरा समझते हैं कि व्हाट इज मेन बाय कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स। तो याद रखिएगा कि साइंस के अंदर जब भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो कंट्रोल्ड होने चाहिए। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि दो ग्रुप्स बना लेते हैं, दोनों ग्रुप्स को तमाम सेम सिचुएशंस प्रोवाइड की जाती हैं सिवाय एक के जिसे आपने टेस्ट करना हो। तो जिसे आपने सिचुएशंस प्रोवाइड की हैं और जिस ग्रुप के रिजल्ट्स आपको पहले से ही मालूम है उसे आप कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। और जिस ग्रुप के ऊपर आप अपनी हाइपोथेसिस को या आप उस स्टेटमेंट को टेस्ट करने जा रहे हैं उसके रिजल्ट्स आपको नहीं पता तो आप उसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम देंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल्ड एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के कंट्रोल ग्रुप के जो रिजल्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी मालूम होते हैं। अब जैसे कि द टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड एग्जैक्टली अलाइक एक्सेप्ट द वन वेरिएबल बीइंग टेस्टेड। आपकी बुक की वर्डिंग आपको ये कह रही है कि भाई आप सिर्फ तमाम सिचुएशन सेम प्रोवाइड करेंगे दोनों ग्रुप्स को सिवाय एक के जिसे आपने टेस्ट करना होता है। लेट अस वी हैव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल की मदद से इसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो प्लांट्स हैं। अब आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं चाहिए। अब आप क्या कर रहे हैं, दोनों प्लांट्स को सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक चीज का डिफरेंस आ जाएगा कि एक प्लांट को आप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर रहे हैं यानी आप उसे एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि सेकंड प्लांट जो है उसे आपने CO2 गैस प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि आपने टेस्ट करना है कि CO2 गैस ना मिलने पर उसकी ग्रोथ होती है या नहीं होती। जबकि नॉर्मली जो प्लांट है वो तो ग्रो कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब एयर की प्रेजेंस में जब वो ग्रोथ करेगा बट वी आर नॉट श्योर कि वो CO2 गैस को यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर एक प्लांट जो है इट इज नॉन एज अ कंट्रोल ग्रुप एंड द सेकंड वन जिसे आपने एयर प्रोवाइड नहीं की है वो कहलाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि इसमें से एक प्लांट जो है वो ग्रो कर गया यानी जिसे आपने एयर प्रोवाइड की थी वो ग्रो कर चुका है, जबकि बी प्लांट जो है जिसे आपने एयर प्रोवाइड नहीं की यानी CO2 गैस प्रोवाइड नहीं की उसने ग्रोथ भी नहीं की। इट्स मीन्स कि यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि जो बी ग्रुप के प्लांट हैं डेफिनेटली वो ग्रो नहीं किया, इसका मतलब कि उसे CO2 गैस नहीं मिली। तो आप यहाँ से एक हाइपोथेसिस को क्लियर कर सकते हैं कि CO2 गैस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये यही चीज आपको आपके एग्जांपल्स के अंदर भी मिल जाएगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जब आप
कि एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं, तो आपने इसके बाद रिजल्ट्स के लिए वर्किंग करनी होती है और इसमें दो काम आ जाते हैं। एक समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, कि रिजल्ट्स को समराइज करना, उन्हें इकट्ठा करना, और दूसरी तरफ कि आपने उन रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना होता है, आपने उन रिजल्ट्स को दूसरे लोगों तक कन्वे करना होता है। तो ये काम कैसे होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। ये एज इट इज एक हेडिंग आपको मिल जाएगी आपकी बुक के ऊपर। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, तो इसका आंसर आप वहां से मार्क कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को समराइज करना, इकट्ठे करना, इसका क्या मतलब होता है? तो याद रखिएगा कि जब स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जब बायोलॉजिस्ट को डाटा मिलता है, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, तो उस डाटे को वो ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकली उसको एनालिसिस करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं दूसरे रिजल्ट्स के साथ, ताकि उनसे प्रॉपर और फाइनल रिजल्ट्स निकाले जा सकें, कंक्लूजन्स निकाले जा सकें। अब इन तमाम चीजों के लिए जो बायोलॉजिस्ट हैं वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब क्या होगा? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम लोग कहते हैं कि वो प्रॉपरली कॉलम्स, रोज, चार्ट्स, इसकी मदद से अपने डाटे को ऑर्गेनाइज करता है और दूसरों के किए हुए एक्सपेरिमेंट से जो उसको रिजल्ट्स मिले होते हैं वो उससे स्टैटिस्टिकली कंपेयर कर रहा होता है। तो ये कहलाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब आपने रिजल्ट्स को समराइज कर लिया, आपको ये कंफर्म हो गया कि आपका हाइपोथेसिस गलत है या सही है, तो फिर आपने फाइनल स्टेप क्या करना होता है? उनकी रिपोर्टिंग करनी होती है, आपको दूसरों तक कन्वे करना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स, जिसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक रेक्टेंगल के अंदर मार्क होते हुए देख रहे होंगे। ये एज इट इज इसका आंसर है और ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। अब बात करते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स, आपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना होता है। तो याद रखिएगा, बायोलॉजिस्ट ने जो भी फाइंड किया, एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट्स मिले, उन्हें साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर, बुक्स के अंदर, इसके अलावा इंटरनेशनल मीटिंग्स या नेशनल लेवल पर जो मीटिंग्स होती हैं, जो टॉक्स होती हैं, या फिर डिफरेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जो सेमिनार्स होते हैं, इनके अंदर ये अपने रिजल्ट्स को शेयर कर रहे होते हैं। तो अब आपकी बुक की वर्डिंग कहती है जी, बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन द साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स, in talks at international and international meetings and in seminars at colleges and universities। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि जो दूसरे लोग हैं जो कभी इस प्रॉब्लम के ऊपर वर्किंग अगेन करें, तो उन्हें पहले से मालूम हो कि ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं और इसके ये रिजल्ट्स हैं, तो इसलिए इन रिजल्ट्स को पब्लिश करना जरूरी है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो publishing of results is an essential part of the scientific method. It allows other people to verify the results or apply the knowledge to solve other problems। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास आज का टॉपिक था जो कि रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स के साथ खत्म होता है। तो इसके अंदर फाइनल वर्डिंग में वो आपसे कह रहा है कि जो रिजल्ट्स हैं इनको पब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे दूसरे लोग जो हैं वो भी जान जाते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, इनका ये रिजल्ट्स मिल चुका है, तो वो उस प्रॉब्लम के ऊपर भी फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो उससे आगे जो है वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करना है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, क्योंकि जितनी स्ट्रगल और जितनी एफर्ट हम आपके लिए कर रहे होते हैं तो इनके ऊपर लाइक बनते हैं। जो स्टूडेंट्स या जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ बेल आइकन को आपने प्रेस कर देना है, ताकि नए आने वाले तमाम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।